अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे एंड दैट चैप्टर इज वेरी इजी एंड वेरी सिंपल, दैट्स बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स का हम आज बोर्ड ओरिएंटेड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे बेटा। हम बिल्कुल सीधे क्वेश्चंस पे आएंगे जो बोर्ड में आपसे पूछे जाएंगे या उस टाइप के क्वेश्चंस आपको बोर्ड में मिलेंगे, तो वही क्वेश्चंस हम यहां पे डिस्कस करेंगे। यहां पे हम कोई डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आपके साथ डिस्कस नहीं करेंगे। वी विल ओनली डिस्कस द क्वेश्चंस जिनकी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है बेटा बोर्ड में आने की। तो ऑलमोस्ट यहां पर भी हम सारा चैप्टर ऑलमोस्ट 95% ऑफ द एनसीईआरटी यहां पे हम डिस्कस करेंगे थ्रू क्वेश्चंस। तो सीधे आते हैं क्वेश्चन पे बेटा जो बोर्ड में आने के चांसेस है। पहले देखेंगे हम इस चैप्टर के कितने मार्क्स है बोर्ड में। बायोमोलिक्यूल्स के 7 मार्क्स हैं। 7 मार्क्स एक काफी वेटेज होती है, तो इसीलिए आप इन क्वेश्चंस को बेटा थॉरोली अच्छे से ध्यान दे के पढ़ोगे। सीधे क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 1 बोर्ड में आ सकता है, दैट इज व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स एंड गिव देयर क्लासिफिकेशन। कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशन लिखेंगे बेटा यहां पे, और कार्बोहाइड्रेट्स को कैसे हम क्लासिफाई करते हैं और वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, मैं सीधे सिंपली डेफिनेशन पे आता हूं। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स किन को बोलते हैं जनरली। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखेंगे कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन क्या थी, that was believed to be the hydrates of carbon। कार्बोहाइड्रेट को पहले बोलते थे hydrates of carbon, that CxH2OX। जैसे कि हमारा मानना था कि कार्बोहाइड्रेट को जब आप बर्न करोगे सारा वाटर बाहर निकलेगा और वहां पे बचेगा कार्बन। तो ये हमारा पहला मानना था रिगार्डिंग द कार्बोहाइड्रेट्स। जैसे कि आप शुगर को बर्न करते हो और बर्न करने के बाद सारा वाटर बाहर निकला और वहां पे कार्बन कोक बच जाता है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा, बिकॉज वी हैव सो मेनी कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स दैट डज नॉट फिट इनटू दिस फॉर्मूला, एंड वी हैव सो मेनी मॉलिक्यूल्स दे आर नॉट एक्चुअली द कार्बोहाइड्रेट्स एंड दे फिट इनटू दिस फॉर्मूला। So what is the actual definition of carbohydrates that you have to write down in the paper? Carbohydrates are actually polyhydroxylated aldehydes or ketones. So they are actually aldehydes or ketones. Polyhydroxylated aldehydes or ketones which are generally optically active, जो जनरली बेटा ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, एंड दे एग्जिस्ट, और ये नेचर में कैसे एग्जिस्ट करते हैं, एंड दे एग्जिस्ट इन द open chain structure, in the open chain structure। ये open chain structure में open chain structure as well as cyclic hemiacetal और hemiketal form। ध्यान दीजिएगा, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट दैट यू हैव टू राइट डाउन। क्या होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स? पॉलीहाइड्रोक्सिलेटेड मतलब बहुत सारे OH ग्रुप्स हो सकते हैं, मोर देन 1 हाइड्रोक्साइल ग्रुप्स आर कॉल्ड पॉलीहाइड्रोक्सिलेटेड, बट द मेन फंक्शनल ग्रुप इज ईदर एल्डिहाइड और कीटोन। और ये जो कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स होते हैं एक्चुअली दे आर ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल्स। ये जनरली बेटा ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल्स होते हैं। एंड हाउ दे एग्जिस्ट इन द नेचर, दे एग्जिस्ट इन द ओपन चेन स्ट्रक्चर। ओपन चेन स्ट्रक्चर मींस
आपको दिखने को मिलेगा एल्डिहाइड ग्रुप एंड कीटोनिक ग्रुप इन द स्ट्रक्चर, एज वेल एज दोनों पॉसिबल स्ट्रक्चर होते हैं इसके, एज वेल एज साइक्लिक, इन्हें रिंग फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, साइक्लिक हेमी एसिटल और हेमीकीटल फॉर्म। तो हेमी एसिटल आप जानते हैं या हेमीकीटल, एक ही कार्बन पे हाइड्रोक्साइल ग्रुप और एक ही कार्बन पे आपके पास होता OR ग्रुप, दिस इज कॉल्ड हेमी एसिटल और हेमीकीटल फॉर्म। जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं इनको हम जनरली रिप्रेजेंट करते हैं फिशर प्रोजेक्शन से। अगर ओपन चेन की स्ट्रक्चर की बात करेंगे, ओपन चेन में हम इनको दिखाते हैं फिशर प्रोजेक्शन, फिशर प्रोजेक्शन में इनको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मैं यहां पे एग्जांपल दूंगा, जनरल फॉर्मूला, मेरे पास एक एल्डिहाइड ग्रुप है, दिस इज एल्डिहाइड ग्रुप एंड वी हैव पॉलीहाइड्रोक्सिलेटेड एल्डिहाइड, वी हैव OH n टाइम्स एंड नीचे दिया होता है CH2OH, so this is polyhydroxylated aldehyde group. So it can be like this, it can be ketonic group, it can be polyhydroxylated ketone, ये polyhydroxylated ketone भी हो सकता, polyhydroxylated ketones इनको बोलते हैं, n टाइम्स, यहां पे होगा CH2OH, तो यहां पे ये वाला बनेगा polyhydroxylated aldehydes, we call them generally aldose, and if it is polyhydroxylated ketone we call them ketos, तो इनको कीटोस बोलते हैं। So this is called Fisher projection representation of the carbohydrates. फिशर प्रोजेक्शन में कैसे दिखाते हैं, एक वर्टिकल लाइन देते हैं और वर्टिकल लाइन पे हम प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को टॉप पे रखते हैं और नंबरिंग भी टॉप से ही करते हैं, एंड वी हैव वन और मोर देन वन हॉरिजॉन्टल लाइंस। हॉरिजॉन्टल लाइन का जो वर्टेक्स पॉइंट होता है दैट रिप्रेजेंट्स कार्बन एटम। सो दिस इज द ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स which is represented in the Fisher projection. तो यहां पे polyhydroxylated aldehydes जो होते we call them generally aldose, and when we have polyhydroxylated ketone we call them ketos. So ये इनका ओपन चेन स्ट्रक्चर है। साइक्लिक स्ट्रक्चर में ये कैसे एग्जिस्ट करते वो मैं आपको पढ़ाऊंगा, एक अलग क्वेश्चन दिया है एंड दैट क्वेश्चन इज साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज को डिस्कस करना, तो वो हम अनदर क्वेश्चन में पढ़ेंगे। नाउ वी विल बेसिकली चेक टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स और क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो आप सभी बच्चे जानते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को दूसरा नाम हम सैकेराइड्स भी बोलते हैं, तो इसलिए क्लासिफिकेशन में आप लिखेंगे क्या, सिंपल दिखा रहा हूं, बाकी हमें बाकी क्वेश्चंस भी देखने इसमें। क्लासिफिकेशन में आप लिखोगे बेटा मोनोसैकेराइड्स, मोनोसैकेराइड्स पढ़ेंगे हम इसमें, और दूसरा पढ़ेंगे ओलिगोसैकेराइड्स। नाउ थर्ड वन दैट्स कॉल्ड पॉलीसैकेराइड्स। शाबाश। तो मोनोसैकेराइड्स की अगर यहां पे बात की जाए तो मोनोसैकेराइड्स किनको बोलते हैं, सिंपल बेटा आप लिख सकते हो, मोनोसैकेराइड्स वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो बेटा हम फर्दर, जिनको हम हाइड्रोलिसिस नहीं करते टू गिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। जैसे कि मोनोसैकेराइड में आप याद रखेंगे, एग्जाम्पल आपके पास जो मैं आपको कराऊंगा यहां बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, ग्लूकोज हो गया, गैलेक्टोज हो गया, फ्रिक्टोस हो गया, मैनोस हो गया, राइबोस हो गया, एटसेट्रा। तो अभी आप सिर्फ एग्जाम्पल याद करेंगे। मोनोसैकेराइड वो कार्बोहाइड्रेट्स, दोज कार्बोहाइड्रेट्स विच कैनॉट बी हाइड्रोलाइज्ड फर्दर टू गिव सिंपल पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। ये सिर्फ एक रिंग से बना होता है बस। और यहां पे याद रखेंगे ऑलमोस्ट 20 मोनोसैकेराइड्स, almost 20 natural monosaccharides are known,
तो दूसरा पॉइंट आप ये याद करेंगे। और मोनोसेकेराइड के बारे में यहां पर एक और एक्स्ट्रा बात याद रखेंगे अभी, जो हम आगे डिस्कस भी करेंगे। मोनोसेकेराइड्स जितने भी होते, वेदर एल्डोस और कीटोस, दे आर रिड्यूसिंग शुगर्स। तो ये क्यों होते हैं, आगे और भी क्वेश्चंस आएंगे जहां पर हम सारे बातें बेटा कनेक्ट कर पाएंगे एक दूसरे के साथ। Oligosaccharides, those carbohydrates which upon hydrolysis produce 2 to 10 monosaccharides, जिनको बेटा हाइड्रोलिसिस करने पे 2 से लेकर 10 मोनोसेकेराइड मिल सकते हैं आपको। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको याद करना है, दैट इज डाइसैकेराइड्स। और डाइसैकेराइड्स में हम पढ़ेंगे माल्टोस, हम पढ़ेंगे लैक्टोस, एंड वी विल डिस्कस सुक्रोस। These are the 3 important disaccharides which belong to the class of oligosaccharides. Polysaccharides which upon hydrolysis produce more than 10 simple monosaccharide units. We have starch, very important polysaccharide, and we have glycogen, and we have cellulose. So these are the types or the classification of कार्बोहाइड्रेट्स। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने समझाया, तो आगे हम इनको डिस्कस भी करेंगे बेटा। सिंपली 3 मार्क्स क्वेश्चन आ सकता है आपके पास, व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स एंड गिव देयर क्लासिफिकेशन। नाउ डिस्कस साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर हमें डिस्कस करना है। सबसे पहले ग्लूकोज के बारे में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन याद करेंगे आप। तो ग्लूकोज जो होता है, सबसे पहली बात, इट इज एल्डोहेक्सोस। ये एल्डोहेक्सोस होता है। तो इसका जो अरेंजमेंट होता है कायरल सेंटर पे, यहां पर ये जो गिवन कायरल सेंटर है, इसमें 4 कायरल सेंटर है। 4 कायरल सेंटर का मतलब इट एग्जिस्ट इन 16 आइसोमर्स। बट 16 आइसोमर में दिस इज कायरल सेंटर sp3 कार्बन एंड हैविंग ऑल द 4 बॉन्डेड एटम्स और ग्रुप्स एंटायरली डिफरेंट, and we call this as chiral center or optical center. इसलिए बेटा हम बोलते हैं they are optically active molecules. optically active क्यों होते? क्योंकि यहां पर ऊपर से एल्डिहाइड ग्रुप है और नीचे से CH2OH ग्रुप है। दोनों ग्रुप अलग है, तो इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद नहीं है। इसलिए बेटा कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स जो होते, दे आर जनरली ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल्स, एक्सेप्ट कीटोट्रायोस। कीटोट्रायोस होता है बेटा दैट्स ऑप्टिकली इनएक्टिव। यहां पे ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, वी कॉल दिस एज डी ग्लूकोज। इसको हम डी ग्लूकोज बोलते हैं। ध्यान से बेटा, हम बोर्ड के लिए पढ़ रहे हैं। डी ग्लूकोज आप कार्बोहाइड्रेट के लास्ट कायरल सेंटर पे कॉन्फ़िगरेशन जब चेक करेंगे, अगर लास्ट कायरल बॉटम कायरल सेंटर पे हाइड्रोक्साइल ग्रुप राइट साइड प्रेजेंट था, वी कॉल दिस एज डी कॉन्फ़िगरेशन। इट इज अ रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। बेटा ये जो कॉन्फ़िगरेशन है, ये कॉन्फ़िगरेशन हम डिसाइड करते हैं विद रिस्पेक्ट टू ग्लिसरॉल्डिहाइड। तो अगर OH ग्रुप लेफ्ट साइड राइट साइड में है, वी कॉल डी कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस मॉलिक्यूल। तो डिटेल में यहां पे जाना ही नहीं है हमें। अब हमें पता है ये कार्बोनियल ग्रुप हमने एल्डिहाइड में पढ़ा, इट इज पोलर इन नेचर, वी हैव डेल्टा नेगेटिव एंड डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। अब ये ऑक्सीजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दे कैन बिहेव एज न्यूक्लियोफाइल्स। नाउ इन दिस मॉलिक्यूल, यहां पे लोन पेयर एक्ट करेगा न्यूक्लियोफाइल एंड इट कैन अटैक दिस कार्बोनियल कार्बन विच इज कॉल्ड एज एनोमेरिक कार्बन। तो इस कार्बन को हम बेटा बोलते हैं एनोमेरिक कार्बन। एनोमेरिक कार्बन, वी कॉल दिस एज एनोमेरिक कार्बन। अब यहां पे ये OH ग्रुप का लोन पेयर यहां पे अटैक कर सकता और यहां पे बनेगी रिंग, साइक्लाइजेशन होगी और ये कार्बोनिल ग्रुप चेंज होगा बेटा हेमीएसिटल में। बट यहां पर 3 मेंबर रिंग बनेगी, दैट इज हाईली अनस्टेबल, तो वो रिंग फिर से ओपन हो जाती है। तो फाइनली जो इसमें स्टेबल रिंग स्ट्रक्चर बनता है, जब ये वाला ऑक्सीजन का लोन पेयर इस पे अटैक करेगा
एंड हियर ये पाई बॉन्ड होगा इस पे शिफ्ट, ये sp2 कार्बन चेंज होगा sp3 कार्बन में। तो इसीलिए बेटा जी यहां पर क्या होता है, यहां पर मसले हो जाते हैं। यहां पर दो पॉसिबल स्ट्रक्चर बन सकते हैं। पहला स्ट्रक्चर जो बनेगा यहां पे C के साथ, तो इसने लोन पेयर दिया, इस पे पॉजिटिव चार्ज आया होगा, और ये पॉजिटिव चार्ज जब ऑक्सीजन पे आता तो उसकी ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है, तो ये रिलीज करता है प्रोटॉन, इसको होती है डीप्रोटोनेशन, और ये O नेगेटिव उस H पॉजिटिव को गेन करता, इट चेंजेस इनटू OH ग्रुप। तो sp3 से sp2, नाउ इट अगेन बिकम्स कायरल सेंटर। तो कायरल सेंटर बनने के लिए बेटा sp3 चेंज हुआ, और sp3 बनने के लिए यहां पर दो कॉन्फ़िगरेशंस पॉसिबल है, because the carbonyl carbon changes into sp3 hybridized carbon, so it can have two possible arrangements. तो बाकी सारा सेम रहेगा। Here we have CH2OH, and finally we have OHH. Cyclic structure of glucose is formed due to the intramolecular nucleophilic addition reaction. We call it as cyclization. So this is anomeric carbon first, this is second, this is fourth, fifth, and this oxygen becomes the part of ring. We get 6-member ring containing oxygen, and here anomeric carbon पे अब बना OH and OR, so it takes the hemiacetal form. So hemiacetal बेटा ये खुद करता है इंट्रामोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो सिमिलरली बेटा यहां पर भी ऐसे ही बनेगा। हियर वी हैव CH2OH, एंड फाइनली हियर इट इज OHH, हियर इट इज HOH, हियर इट इज OHH। यहां पे फिर से O ने बॉन्ड बना दिया इस कार्बन के साथ, तो यहां पर भी बन गई 6-member रिंग कंटेनिंग ऑक्सीजन। नाउ द डिफरेंस इन द टू स्ट्रक्चर्स, याद रखना बेटा इन दो मॉलिक्यूल्स में, ये दोनों मॉलिक्यूल आपस में ऑप्टिकल आइसोमर्स है, जो खाली अरेंजमेंट डिफरेंट रखते हैं एनोमेरिक कार्बन पे, और वो ऑप्टिकल आइसोमर्स जिनमें सिर्फ अरेंजमेंट चेंज होगा एट देयर एनोमेरिक कार्बन, वी कॉल दीज ऑप्टिकल आइसोमर्स एज एनोमर्स। एंड एनोमर हमारे पास दो टाइप्स होते हैं बेटा, ये आप लिख सकते हैं अपनी कॉपी पे। एनोमर हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं, एक को बोलते हैं अल्फा एनोमर इफ द OH ग्रुप इज प्रेजेंट एट द राइट साइड ऑफ एनोमेरिक कार्बन, and if the OH group is present at the left side of anomeric carbon, we call it as beta enomer. So this is called alpha D. Alpha D bracket में plus रखूंगा, plus means glucose is dextrorotatory, it rotates plane polarized light in the clockwise direction, hence glucose is also known as dextrose, डेक्स्ट्रोरोटेटरी। तो और ये खुद है ग्लूकोज। सो दिस फॉर्म इज कॉल्ड अल्फा डी ग्लूकोज, एंड दिस इज कॉल्ड बीटा डी प्लस ग्लूकोज। नाउ लुक बेटा, लुक एट दिस स्ट्रक्चर। अल्फा हियर रिप्रेजेंट्स कॉन्फिगरेशन एट एनोमेरिक कार्बन। डी कैपिटल डी, इट्स कैपिटल डी एंड कैपिटल एल, इट्स नॉट स्मॉल डी स्मॉल एल, रिमेंबर दिस पॉइंट। Capital D, what it represents? It represents the configuration at last chiral center with respect to glyceraldehyde. अगर राइट साइड में था OH तो इट्स कॉल्ड D, अगर लेफ्ट में तो इट्स कॉल्ड L, बट हमारे पास D ग्लूकोज था। Now this plus sign represents the optical behavior, optical activity of the glucose. So glucose is optically active molecule and it rotates plane polarized light in the clockwise direction. Optical rotation जो glucose की होती है that's 52.5 plus clockwise. It is the net optical rotation of glucose. तो ग्लूकोज के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो इसी तरह सारे एल्डोहेक्सोस मॉलिक्यूल बिहेवियर दिखाते हैं, बट एक का आप जान लो बेटा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिखेंगे कैसे इसको? आप लिखेंगे ग्लूकोज का, मैंने आपको एविडेंस दिया, ग्लूकोज एग्जिस्ट करता है ओपन चेन स्ट्रक्चर में भी और साइक्लिक स्ट्रक्चर में भी। ये तीनों फॉर्म्स इक्विलिब्रियम में होते हैं। अगर आपने बीकर में डिसॉल्व किया, एक्वस मीडियम में ग्लूकोज को डिसॉल्व किया, वहां पे ग्लूकोज के आपके तीन फॉर्म्स मिलेंगे। एक मिलेगा ओपन चेन स्ट्रक्चर जिसमें फ्री एल्डिहाइड ग्रुप दिखेगा,
और मिलेंगे इसके दो एनोमेरिक फॉर्म्स बीकर में, दैट विल बी ड्यू टू इंट्रामोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। वहां पे होगी साइक्लाइजेशन, बिकॉज इंट्रामोलिक्यूलर प्रोसेस गिव्स साइक्लाइजेशन। तो एक फॉर्म बनेगी बेटा अल्फा फॉर्म और दूसरी फॉर्म बनेगी बीटा फॉर्म। सो वी हैव टू एनोमेरिक फॉर्म्स ऑफ ग्लूकोज, टू क्रिस्टलाइन एनोमेरिक फॉर्म्स, वन इज कॉल्ड अल्फा एंड अदर इज कॉल्ड बीटा। नेक्स्ट पॉइंट, ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल है बेटा, ये तीनों फॉर्म्स एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम पे रहेंगे। क्यों? क्योंकि साइक्लिक फॉर्म्स भी इतने स्टेबल नहीं होते कि ये बस एक बार रिंग बन गई और लॉक हो गया। नो, सिस्टम इज नॉट लॉक्ड, रिंग कैन बी ओपन अगेन, वी कैन गेट ओपन स्ट्रक्चर। इवन हायर लेवल पे जब देखेंगे तो वहां पे 5 मेंबर रिंग भी बनती है इसकी, लेकिन हम वहां पे नहीं जाएंगे बेटा, उस देश में नहीं जाएंगे जिस देश में हमें नहीं पता होगा कि वापस कैसे जाते हैं। नाउ अब हम इन दोनों फिशर प्रोजेक्शन को ड्रॉ करना चाहते हैं प्रॉपर साइक्लिक स्ट्रक्चर में। तो प्रॉपर साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाने के लिए जो आपके पास कॉन्सेप्ट यूज होता है, दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड, दैट्स कॉल्ड हावर्थ प्रोजेक्शन। अब इनको साइक्लिक में ड्रॉ करना है तो यहां पे हम यूज करेंगे हावर्थ प्रोजेक्शन। हावर्थ प्रोजेक्शन, it's used to convert fissure into cyclic structure। फिशर को साइक्लिक में चेंज करने के लिए। चलिए बेटा, हमें दो फॉर्म्स बनाने हैं। ये हमें बोलता है कि आपका एनोमेरिक कार्बन शुड बी प्लेस्ड एट द राइट साइड ऑफ योर पेपर। एनोमेरिक कार्बन राइट साइड पे, इसके दो बॉन्ड होंगे अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। सो एनोमेरिक कार्बन शुड बी एट द राइट साइड ऑफ योर पेपर और बोर्ड। नो, बाकी कार्बन जो बाकी एटम्स है वो प्रोवाइड करेंगे इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये 6 मेंबर रिंग ऐसे बनेगी। दो फॉर्म्स बनते हैं इसके। सो दिस इज माई एनोमेरिक कार्बन, और एनोमेरिक कार्बन को छोड़ के राइट साइड पे रखना है और बाकी आपको प्रोवाइड करनी है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ऐसे ऐसे के ऐसे। नाउ लुक, सो दिस इज ओवर एनोमेरिक कार्बन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। फिर ये दूसरा पॉइंट बोलता है कि जो आपके फिशर में लेफ्ट है उसको लिखो अप, जो राइट है उसको लिखो डाउन। अल्फा पे आ जाओ, अल्फा पे आ जाओ। यहां पे OH राइट, फिर राइट, फिर लेफ्ट। तो OH राइट डाउन, यहां भी OH राइट था डाउन, यहां पर OH लेफ्ट था तो अप, यहां पे राइट था तो डाउन। लास्ट कायरल सेंटर पे, लास्ट एनोमेरिक कार्बन पे अगर आपका कार्बोहाइड्रेट डी कॉन्फ़िगरेशन का होता है, देन CH2OH गोज अप। इट इज अ रूल, CH2OH अप कर लेंगे बेटा। ये एनोमेरिक कार्बन है तो यहां से OH डाउन, डाउन मींस राइट, राइट मींस अल्फा कॉन्फ़िगरेशन। लास्ट कायरल सेंटर पे साइक्लिक में CH2OH अप, अप मींस इट वाज डी कॉन्फ़िगरेशन। सिमिलरली अगर बीटा बनाना होगा, अल्फा और बीटा आपस में ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं जो डिफरेंस खाली रखते हैं बेटा एनोमेरिक कार्बन पे। सो हियर OH यहां पे आएगा, H यहां पे। सिमिलरली बाकी सारा अरेंजमेंट सेम रहेगा, बाकी सारा अरेंजमेंट सेम रहेगा। यहां से भी आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं अल्फा है कि बीटा। एनोमेरिक कार्बन पे OH ऊपर तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन बीटा, लास्ट कायरल सेंटर पे CH2OH अप लिखा तो दैट मींस इट वाज डी कॉन्फ़िगरेशन। नाउ लुक एट द ग्लूकोज। अब ग्लूकोज के बारे में थोड़ा इमेजिन करना स्ट्रक्चर, अच्छे से इमेजिन करना स्ट्रक्चर। दिस इज द एनोमेरिक कार्बन, इट इज कॉल्ड हेमीस्टल OHOR। यहां पे मुझे कोई एल्डिहाइड ग्रुप नजर नहीं आता, इसलिए बेटा बोलते हैं कि ग्लूकोज एल्डिहाइड्स की कुछ प्रॉपर्टी शो करता है, कुछ प्रॉपर्टी शो नहीं करता है। सो दिस इज द एविडेंस दैट ग्लूकोज एग्जिस्ट इन द टू फॉर्म्स,
इट कैन हैव साइक्लिक फॉर्म इन द बीकर और इट कैन हैव ओपन चेन स्ट्रक्चर। जहां पे फ्री एल्डिहाइड दिखेगा, ध्यान से, अब यहां पे बीटा, नाउ द स्ट्रक्चर रिजेंबल्स विद द 6-member ring containing oxygen. This structure resembles with this molecule and we call this molecule as pyrene. This is called pyrene, and the molecule whose structure resembles with the pyrene is called pyranose structure. So we know that glucose has pyranose structure, and this one is called alpha D plus glucopyranose. याद कर लो ऐसे। एंड दिस वन इज कॉल्ड बीटा डी प्लस माइनस। अरे अरे प्लस माइनस जो होता है ना, प्लस माइनस मीन्स डेक्स्ट्रोरोटेटरी और लीवोरोटेटरी। इट्स डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। ये आप देख के नहीं बोल पाएंगे कौन सा मॉलिक्यूल डेक्स्ट्रोरोटेटरी है, कौन सा लीवोरोटेटरी है। जो ब्रैकेट में देते हैं बेटा स्मॉल डी स्मॉल एल या प्लस और माइनस, ये देख के नहीं बल्कि ये एक्सपेरिमेंटली देखा जाता है। दिस वन इज कॉल्ड बीटा डी प्लस glucopyranose. So these are the two anomeric forms of the glucose. Now here we have this is called OH group and here we have oxygen. ये हाइड्रोजन इसके साथ बॉन्ड बना के ये फिर से ये बॉन्ड टूटेगा तो रिंग फिर से ओपन हो जाएगी, क्योंकि हेमी एस्टल्स ज्यादा स्टेबल नहीं होते। जब रिंग ओपन हो जाएगी, रिंग ओपन होने के बाद यहां पे अपना OH वापस मिलेगा, यहां पे अपना कार्बोनिल आपको वापस मिलेगा। फाइनली आपके पास फिर से एल्डिहाइड ग्रुप डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव के साथ फिर से ओपन चेन, फिर से वही काम अटैक होगा। ये सारा काम जो होता, ये तामझाम जो होता, ये सारा इक्विलिब्रियम पे होता है। तो इक्विलिब्रियम पे अगर बात करेंगे, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आप इमेजिन कैसे करोगे? ओपन चेन स्ट्रक्चर भी हो सकता, ये बीटा फॉर्म में भी हो सकता, ये अल्फा फॉर्म में भी हो सकता, इवन इसका जो के बीटा की तरफ है, के इक्विलिब्रियम जो बीटा की तरफ है, चलो मैं इसको फॉरवर्ड मानता हूं, तो अगर फॉरवर्ड मानूंगा इसको, तो इसको मानूंगा फॉरवर्ड डायरेक्शन यहां से, तो के इक्विलिब्रियम जो आएगा इसका दैट विल बी ग्रेटर देन 1, यानी बीटा डी ग्लूकोज जो है दैट इज मोर स्टेबल देन अल्फा डी ग्लूकोज। बाकी आपको रीजन सुनने की जरूरत नहीं क्योंकि आप बोर्ड के लिए पढ़ रहे हो। सो दिस इज द एविडेंस दैट ग्लूकोज एग्जिस्ट इन ओपन चेन स्ट्रक्चर एज वेल एज साइक्लिक हेमीएस्टल और हेमीकीटल फॉर्म। आगे बढ़ते हैं बेटा। व्हाट आर रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स? सिंपल रिड्यूसिंग शुगर किनको बोलते हैं बोर्ड के लिए? रिड्यूसिंग शुगर किनको बोलते हैं? तो आप लिखेंगे जल्दी, रिड्यूसिंग शुगर किनको बोलते हैं? दोज कार्बोहाइड्रेट्स, पहले शुगर इज वाटर सॉल्युबल स्वीट इन टेस्ट, वाटर सॉल्युबल कंपाउंड और कंपोनेंट which is sweet in taste, we call that as sugar. और शुगर हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं, या होगा रिड्यूसिंग शुगर या होगा नॉन रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर किसको बोलते हैं? which can reduce Tollens reagent as well as Fellings reagent. ऐसा काम कौन कर सकता है? ऐसा काम वही करेगा जिसमें फ्री एल्डिहाइड ग्रुप मिलेगा या फ्री एल्डिहाइड ग्रुप बनेगा, यानी हेमीएसिटल, हेमीकीटल या जिसमें फ्री कार्बोनिल मिलेगा, उनको रिड्यूसिंग बोलते हैं। ऑल मोनोसेकेराइड्स, बोर्ड के लिए पढ़ रहे बेटा, ऑल मोनोसेकेराइड्स whether aldose or ketose, whether aldose or ketose are reducing sugars,
ये सारे रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें या तो फ्री एल्डिहाइड होना चाहिए या फ्री एल्डिहाइड ग्रुप बनना चाहिए, और जिनमें फ्री एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होगा या फ्री एल्डिहाइड ग्रुप बनेगा वही शुगर को रिड्यूसिंग शुगर बोलते हैं। तो खुद लिखेंगे आप, नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या होता है? दोज कार्बोहाइड्रेट्स which cannot reduce Tollens reagent and Fellings reagent। कौन से होंगे? अरे इसका उल्टा, ठीक इसका अपोजिट सीधे बैठेगा। वो शुगर जिनमें फ्री एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद नहीं होगा, ना ही बनेगा। तो हम कहते हैं जैसे ग्लाइकोसाइड्स, अगर कहीं पे आपको सिस्टम लॉक है, अगर यहां पे बेटा ऐसे आपको मिलेगा, आपको ऐसे मिलेगा, एक ही कार्बन पे दो 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 OR बॉन्ड होंगे, तो रिंग ओपन नहीं होगी। रिंग ओपन नहीं होगी, सिस्टम लॉक हो गया बेटा, रिंग ओपन नहीं होगी, तो ऐसे शुगर को बोलते नॉन रिड्यूसिंग शुगर। जो ऐसा काम नहीं करते उनको बोलते नॉन रिड्यूसिंग शुगर। सो दिस इज सिंपल डेफिनेशन रिगार्डिंग रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। आगे बढ़ते हुए, केमिकल रिएक्शंस ऑफ ग्लूकोज विद HI के साथ, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, हाइड्रोक्साइलामाइन के साथ, HCN के साथ, एसिटाइलेशन ऑफ ग्लूकोज। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लिसन टू मी, ग्लूकोज में फ्री एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद होता है, एंड दैट ग्लूकोज कैन शो द रिएक्शंस दैट आर शोन बाय द एल्डिहाइड्स, बट देयर आर सम केमिकल प्रॉपर्टीज जो एल्डिहाइड्स दिखाते हैं और वो ग्लूकोज नहीं दिखाता, एंड दैट कंफर्म्स इट इज नॉट नेसेसरी दैट ग्लूकोज विल हैव ऑलवेज फ्री एल्डिहाइड ग्रुप। और वो हमने ऑलरेडी पढ़ा है। जैसे मैं आपको एविडेंस देता हूं, ग्लूकोज डायरेक्टली ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन नहीं दिखाता। यू कैन राइट इट डाउन, यू कैन नोट इट डाउन। आप मेरे वर्ड्स को लिख सकते हो बेटा, जो आप पेपर में सीधे छाप सकते हो। वी नो दैट ग्लूकोज डज नॉट गिव शिफ्स टेस्ट। बाकी एल्डिहाइड्स देते हैं बट ग्लूकोज नहीं देता है। Aldehydes react with sodium bisulfite NaHSO3, but glucose does not react with sodium bisulfite. So there are some evidences that can show glucose does not have always free aldehyde group, but there are some reagents that react with the glucose and that confirms there is free aldehyde group. So we have both the choices. हमें दोनों चीजों के लिए एविडेंस पता होनी चाहिए कि ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर भी होता और साइक्लिक हेमी एसिटल हेमीकीटल फॉर्म भी एग्जिस्ट करती है। सो इट्स वेरी इजी। नाउ हम ये कुछ रिएक्शंस पढ़ेंगे ग्लूकोज के लिए। बाय कंसीडरिंग दैट ग्लूकोज हैज फ्री एल्डिहाइड ग्रुप, मैं ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ऐसे मान के चलूंगा। मुझे अभी अरेंजमेंट से मतलब नहीं है, मुझे पता है ग्लूकोज में होते 5 हाइड्रोक्साइल ग्रुप्स, ये होता ऐसे CH2OH 4 टाइम्स, अरेंजमेंट मुझे पता है। सो आई विल कंसिडर दिस मॉलिक्यूल एज ए ग्लूकोज। नाउ अरेंजमेंट हम जानते हैं, तो हमें ये भी पता है कि कार्बोनिल ग्रुप का नेचर पोलर होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन वी ट्रीट द ग्लूकोज विद HI के साथ जब हीट करते हैं, एंड इट्स अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, इट रिड्यूसेस ऑल द फंक्शनल ग्रुप्स टू अल्केन्स। बेटा ये सीधे इसको रिड्यूस करता है N-हेक्सेन में। N-हेक्सेन में रिड्यूस करने का मतलब जो ग्लूकोज होता है इट कंटेन्स 6 कार्बन एटम्स। मैं कोई कहानी नहीं सुना रहा हूं, आप ये लिखेंगे अपने नोट पे बोर्ड के लिए बेटा। सो ग्लूकोज के रिडक्शन से यू गेट 6 कार्बन एटम्स इन अ स्ट्रेट चेन। सो दिस गिव्स द एविडेंस ऑफ 6 carbon atoms that are present in the glucose. Now, oxidation. We can have 2 types of oxidations. We can use mild oxidizing agent, bromine water, Br2 water. But हमें beginning से पता है ये Br2 water सिर्फ एल्डिहाइड को रिड्यूस करेगा। अगर एल्डिहाइड को रिड्यूस करेगा तो आपके पास जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट बिकम्स ग्लूकोनिक एसिड, एंड ग्लूकोनिक एसिड तभी बना होगा जब आपके पास एल्डिहाइड ग्रुप होगा। So this reaction confirms the presence of aldehyde group in the glucose.
Next, we can have very strong oxidizing agent like HNO3. After oxidation with HNO3, we get an important acid that's called saccharic acid. Saccharic acid. And saccharic acid confirms that glucose contains one primary alcoholic group. Why? Because we know that जब हमने Br2 वाटर यूज किया तो वहां पे सिर्फ एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप बना, और मुझे पता है Br2 वाटर सिर्फ एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर सकता, लेकिन जब HNO3 से मुझे दूसरा कार्बोक्सिलिक ग्रुप मिला तो दैट कंफर्म्स कि देयर इज ओनली वन प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप, बिकॉज HNO3 मुझे ऑलरेडी पता है ये एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करता है और प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करता है. This is called oxidation of glucose, and this one is called reduction of glucose. Now we can have another properties also. आप ग्लूकोज को HCN के साथ जब रिएक्शन कराओगे, हाइड्रोजन साइनाइड आपको पता ही है ये वीक एसिड है, तो बेस के प्रेजेंस में कर सकती रिएक्शन. साइनोहाइड्रिन में CN ग्रुप आता है, न्यूक्लियोफाइल की तरफ यहां पे चिपक जाता है और इस O नेगेटिव के पास H गेन होता. सो हियर वी गेट OH एंड H, और यहां पे CN ग्रुप जुड़ा, और CN को बोलते हैं ग्लूकोसाइनोहाइड्रिन. तो ग्लूकोज का साइनोहाइड्रिन यहां पे बनता, दैट कंफर्म्स ग्लूकोज हैज एल्डिहाइड ग्रुप. दिस इज कॉल्ड साइनोहाइड्रिन ऑफ ग्लूकोज. Cyanohydrin of glucose. We have hydroxylamine. Hydroxylamine is called NH2OH. मुझे पता है यहां से 2H और यहां से ऑक्सीजन बाहर निकलेगा, और यहां पे जो बनेगा कंपाउंड दैट विल बिकम C डबल बॉन्ड C, यहां पे बनेगा CH डबल बॉन्ड NHOH. दिस इज कॉल्ड ऑक्साइड. बाकी सारा सेम रहेगा. यहां पे ऑक्साइम बनता है, ग्लूकोऑक्साइम. ग्लूकोज का ऑक्साइम बनता है यहां पे. ये भी हमें कंफर्म करता है कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप है. एंड फाइनली वी हैव एसिटिक एनहाइड्राइड, एंड दिस इज कॉल्ड एसिटाइलेशन ऑफ ग्लूकोज. एसिटाइलेशन में क्या होता है? एक्चुअली एसिटाइलेशन में आपके पास बेटा जो ये OH ग्रुप होते हैं, यहां पर एसिटाइल ग्रुप जुड़ता है. रिप्लेसमेंट ऑफ H बाय एसिटाइल ग्रुप इज कॉल्ड एसिटाइलेशन. तो यहां पे एल्डिहाइड ग्रुप को कुछ नहीं होगा, बल्कि इसमें जितने भी हाइड्रोक्साइल ग्रुप होगा वो बेटा एसिटाइलेशन से एसिटाइल ग्रुप जुड़ेंगे उनके पास. ये 4 टाइम्स है. वी गेट ग्लूकोपेंटोएसिटेट. ग्लूकोज का पेंटा एसिटेट, दिस इज कॉल्ड ग्लूकोज पेंटा एसिटेट. तो इधर से मुझे कंफर्म हुआ कि ग्लूकोज कंटेन 6 हाइड्रोक्साइल ग्रुप्स. सो दीज आर द सम केमिकल रिएक्शंस ऑफ ग्लूकोज जो आप याद रख सकते, आराम से लिख सकते, और वर्ड्स में भी, स्टेटमेंट में भी आप इसको याद करोगे. दीज आर द फ्यू प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज जिससे मुझे कंफर्म होता कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप होता है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड के लिए. डिफाइन. मॉल्टोस को डिफाइन करना है, सुक्रोज को डिफाइन करना, लैक्टोस एंड स्टार्च. तो पहले मॉल्टोस को करेंगे डिफाइन जल्दी से बेटा, इजी. मॉल्टोस, वेरी इजी. मॉल्टोस इज अ डाइसैकेराइड. इट इज अ डाइसैकेराइड. ये एक डाइसैकेराइड होता है. शाबाश. मेड ऑफ, या जो हाइड्रोलिसिस करने पे देता है, विच अपॉन हाइड्रोलिसिस गिव which upon hydrolysis क्या देता है? 2 यूनिट्स. किसके? अल्फा डी ग्लूकोज. अल्फा डी ग्लूकोज के 2 यूनिट से बना होता है. यहां पर इजीली हम बनाएंगे. इसका स्ट्रक्चर आप बना सकते बेटा, काफी इजी है. दिस इज OHH, OHH, OHH. तो यहां पे आप देख सकते, दिस इज अल्फा डी ग्लूकोज प्लस, तो आपको पता ही है, अनदर मॉलिक्यूल
यहां पर इसका अनदर मॉलिक्यूल है। नंबरिंग कैसे करेंगे? नंबरिंग कैसे करेंगे? अगर एक को मैंने नंबरिंग किया ऐसे, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, 4, 5, 6, दिस इज 1 प्राइम। डिफरेंशिएट करने के लिए मैं प्राइम साइन यूज करता हूं, 4 डैश, 5 डैश, 6 डैश। यहां पे क्या होता है? यहां पे कार्बन 1 और कार्बन 2 के बीच में, 4 के बीच में वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा। तो फाइनली आपके पास जो डाइसैकेराइड बनेगा, वो डाइसैकेराइड जो होगा दैट्स कॉल्ड माल्टोस। और माल्टोस दैट्स कॉल्ड माल्टोस। ध्यान देना अच्छे से। तो यहां पे आपका माल्टोस बनेगा। माल्टोस बनेगा ऐसे, बनेगा इधर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, यहां पे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा इन दो के बीच में, एंड दिस इज कॉल्ड माल्टोस। इट्स अ डाइसैकेराइड। तो ये बनता है कैसे? C1 और C4 प्राइम के बीच में अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है इसमें, इसमें ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है। नाम क्यों अल्फा? बिकॉज दिस कार्बन इज अल्फा, इट हैज अल्फा कॉन्फ़िगरेशन। तो अगर माल्टोस की बात करेंगे, इज इट रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग? तो यहां पे हम बात करेंगे, यहां पे पूरा OR और यहां भी पूरा OR, तो यहां पे लिंक यहां पे ओपन नहीं होगा, यहां पे फ्री एल्डिहाइड नहीं बनेगा। बट एट दिस एनोमेरिक कार्बन इट इज फॉर्म ऑफ हेमीएसिटल। यहां पे रिंग ओपन होगी, तो रिंग ओपन होने का मतलब अगर अल्फा होगा तो बीटा बनेगा, तो बीटा अल्फा के बीच में ओपन चेन भी बनेगी, तो फ्री एल्डिहाइड बनेगा। तो आप बोल सकते हैं बेटा इट इज अ रिड्यूसिंग शुगर। So this is all information for the board exam regarding an important disaccharide that's called maltose. ये maltose के बारे में information है. Now we have important disaccharide that's called lactose, lactic sugar, lactose. तो ये बना होता है, डाइसैकेराइड है, it is a disaccharide which upon hydrolysis give 2 units of, नहीं 2 नहीं, ये देगा 1 अल्फा डी ग्लूकोज, 1 बीटा डी गैलेक्टोज प्लस बीटा डी ग्लूकोज। अगर इसको हाइड्रोलिसिस करेंगे, एक मिलेगा बीटा डी गैलेक्टोज, एक मिलेगा बीटा डी ग्लूकोज। गैलेक्टोज और ग्लूकोज में सिर्फ एक कार्बन पे डिफरेंस है, तो इसीलिए बीटा मीन्स OH ऊपर, तो बाकी ये ग्लूकोज जैसा ही यहां तक है, यहां तक ये ग्लूकोज जैसा ही है, बस इस कार्बन पे अरेंजमेंट चेंज है। बिकॉज ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज आर कॉल्ड इपिमर्स। इपिमर मतलब जिनमें सिर्फ पर्टिकुलर कायरल सेंटर पे अरेंजमेंट चेंज होगा। तो अगर ग्लूकोज की बात करेंगे, ग्लूकोज भी इसी जैसा है, वो कोई मसला ही नहीं है। तो बस फर्क कहां पे, वो आप देख लीजिएगा बेटा खुद, इन दोनों में डिफरेंस कहां पे वो आप खुद देख लीजिएगा। बस सिर्फ इस एनोमेरिक कार्बन पे डिफरेंस है। तो इसीलिए ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज दे आर कॉल्ड इपिमर्स, दे आर कॉल्ड डाइस्टियोमर्स, दे आर कॉल्ड डाइस्टियोमर्स। So this one is called beta D galactose. इसको 1 2 1 2 3 4 5 6 का नाम देंगे। इसको 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश 6 डैश। तो इन दो के बीच में यहां पर भी C1 और C4 के बीच में वाटर मॉलिक्यूल जब बाहर निकलेगा, जो हमारे पास डाइसैकेराइड बनेगा उसका नाम है लैक्टोस, and this one is called beta D glucose. This one is called beta D glucose. अब इन दो के बीच में C1 C4 बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है, और यहां पर ये जो डाइसैकेराइड बनता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डाइसैकेराइड, दैट्स कॉल्ड
दैट्स कॉल्ड लैक्टोस। सेम चीज यहां पे ये कैसे बनता है, यहां पर C1 और C4 के बीच में बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है। C1 और C4 के बीच में यहां पर भी बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है। यहां पर भी C1 और C4 के बीच में बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है। सो ये कैसे बनता है, C1 C4 बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, C1 C4 बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। यहां पर भी एनोमेरिक कार्बन पे फ्री एस्टल दिख रहा है आपको, तो ये होगा रिड्यूसिंग शुगर। इट इज अ रिड्यूसिंग शुगर, इट इज अ रिड्यूसिंग शुगर। बोर्ड के लिए लैक्टोस के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन काफी है। नाउ वी हैव अनदर डाइसैकेराइड दैट्स कॉल्ड सुक्रोज एंड इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज इनवर्ट शुगर। बस ये बना कैसे है वो ध्यान देना। ये एक बना होता है अल्फा डी ग्लूकोज से, इट्स अ डाइसैकेराइड। आप लिख सकते हैं डाइसैकेराइड मेड ऑफ, या विच अपॉन हाइड्रोलिसिस, डाइसैकेराइड अपॉन हाइड्रोलिसिस, which upon hydrolysis gives अल्फा डी ग्लूकोज। एक तो अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रिक्टोज, बीटा डी माइनस फ्रिक्टोज, क्योंकि फ्रिक्टोज होता है लीवोरोटेटरी। एक होगा आपके पास अल्फा डी ग्लूकोज, मैं ऐसे बनाऊंगा। ये बनता कैसे है, अल्फा डी ग्लूकोज और फ्रिक्टोज होता है 5 मेंबर साइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर फ्यूरेनोस। यहां पर अल्फा कॉन्फ़िगरेशन होगी ग्लूकोज की और बीटा की होगी बेटा, अल्फा मींस OH डाउन होगा, बाकी सारा सेम, एंड बाकी सारा सेम रहेगा। दिस इज अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोस या अल्फा डी ग्लूकोज। दिस इज बीटा डी फ्रिक्टोज, ऊपर होगा OH, यहां पे रहेगा CH2OH, फिर बाकी HOH, OHH, HCH2OH। This is 1 dash, this is 2 dash, 3 dash, 4 dash, 5 dash, 6 dash। यहां पर ये C1 पे अल्फा, यहां पर ये C2 पे बीटा, यहां C1 और C2 के बीच में वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल रहा है। यहां पे जो वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा वो C1 और C2 के बीच में बनेगी लिंकेज। तो लिंकेज जब बनेगी तो यहां पर भाई साहब ऐसा आपके पास मिलेगा, ऐसा, ये ऐसा बनेगा। आप ध्यान से देखिएगा बेटा, यहां पर ऐसा कुछ सीन बनेगा। अब जब यहां पे ये लिंकेज ब्रेक हो गई तो वाटर मॉलिक्यूल इधर बनेगा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, और वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड सीधे ऐसे बनेगा। सो दिस डाइसैकेराइड विच इज फॉर्म्ड ड्यू टू C1 C2, यहां पर ये कैसे बनता है, C1 और C2 के बीच में अल्फा बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, दोनों ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है। यहां पर भी लॉक है, यहां पर भी लॉक, यहां पर भी एसिटल लॉक्ड सिस्टम, यहां पर कीटल लॉक्ड सिस्टम। इट इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर, इट इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ये एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है, वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना। जब आप सुक्रोस खुद होता है डेक्स्ट्रोरोटेटरी, ये खुद होता है डेक्स्ट्रोरोटेटरी, लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट करता है, ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल विच इज डेक्स्ट्रोरोटेटरी। जब इसको हाइड्रोलिसिस करते हैं बेटा, हाइड्रोलिसिस करने के बाद इट गिव्स अल्फा डी ग्लूकोज, है ना, बीकर में, और ये क्या देगा, इट गिव्स बीटा डी फ्रिक्टोज या फ्रिक्टोफिरेनोस। जहां पर डेक्स्ट्रोरोटेटरी जो बनता है ग्लूकोज, ये कम बनता है,
क्योंकि इसकी सिर्फ 52.5 होती रोटेशन, लेकिन ये जो फ्रिक्टोस होता है इसका लीवो रोटेटरी जो मैग्नीट्यूड है दैट इज -92 पॉइंट समथिंग, -92 पॉइंट समथिंग, यानी खुद ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, लेकिन जब हाइड्रोलिसिस करेंगे इट विल गिव डेक्स्ट्रो रोटेटरी ग्लूकोज 52.5 के अप्रोक्स, प्लस इट विल गिव लीवो रोटेटरी आई थिंक 92 पॉइंट समथिंग के ऊपर है इसका ऑप्टिकल रोटेशन क्लॉकवाइज। और जब ये हाइड्रोलिसिस करने पे पहले डेक्स्ट्रो रोटेटरी था, लेकिन हाइड्रोलिसिस करने के बाद डेक्स्ट्रो रोटेटरी ग्लूकोज बट लीवो रोटेटरी इज मोर इन मैग्नीट्यूड, सो फाइनली द मिक्सचर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रिक्टोज बिकम्स लीवो रोटेटरी नेट। तो हाइड्रोलिसिस करने से डेक्स्ट्रो रोटेटरी टू लीवो रोटेटरी में जाता है, so there occurs change in the sign of optical rotation upon hydrolysis of sucrose and hence we call it as invert sugar। तो ये अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है, why sucrose is also called as invert sugar, so this is the reason and we will shortly discuss about starch। so it's a polysaccharide, जल्दी से लिखेंगे बेटा, इट्स अ पॉलीसैकेराइड, बिल्कुल सिंपल है, ये आपने बायोलॉजी में पढ़ा होता है। पॉलीसैकेराइड मींस इट्स मेड ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट्स, ये इसका मोनोमर है। इट हैज टू पार्ट्स, स्टार्च दो कंपोनेंट सिस्टम होता, एक को बोलते एमाइलोस, एक को बोलते एमाइलोस, एक को बोलते एमाइलोपैक्टिन। एमाइलोस क्या होता, इसमें अल्फा डी ग्लूकोज ही होते हैं, मगर वो होता है लीनियर चेन पॉलीमर, ये होता है लीनियर चेन पॉलीमर। यहां भी अल्फा डी ग्लूकोज ही होते, यहां भी अल्फा डी ग्लूकोज होते, बट ये होता ब्रांचड पॉलीमर, ये होता ब्रांचड पॉलीमर। सो स्टार्च इज अ टू कंपोनेंट सिस्टम, starch is basically a two component system, one component is called amylose and other is called amylopectin। मैंने कहा एमाइलोस जो होता है ये अल्फा डी ग्लूकोज से बना होता है, मगर वो होते हैं लीनियर चेन के फॉर्म में। लीनियर चेन मींस C1C4, इसमें होगा अल्फा ग्लाइकोसिडिक, अल्फा ग्लाइकोसिडिक, यहां पर होते हैं दो, C1C4 भी होता, C1C4 भी होता, एंड यहां पर C1C6 भी होता, यहां पर C1C6 भी होता। क्यों होगा ऐसे, C1C6 ऐसा क्यों होगा, क्योंकि बेटा यहां पर ब्रांच भी होती है, तो यहां पर होते हैं दो, तो C1C4 अलोंग द चेन होता है, C1C6 अलोंग द ब्रांच होता है, अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। दिस इज द बोर्ड स्टार्च। नाउ एमाइलोस जो होता है it mainly constitutes 15 to 20% of starch, it constitutes 80 to 85% of starch। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट इसमें ये होता वाटर सॉल्युबल कंपोनेंट, वाटर सॉल्युबल कंपोनेंट, ये होता वाटर इनसॉल्युबल कंपोनेंट, वाटर insoluble component। so this is all about the starch। इतनी इंफॉर्मेशन बोर्ड के लिए काफी है, एनसीईआरटी पे इतनी लिखी है और मैंने भी आपको बोला। नाउ वी हैव अल्फा एमाइनो एसिड्स। हाँ, ये आपने बायोलॉजी में पढ़ा होता, ये क्वेश्चन आप तब भी कर लेते, लेकिन ब्रीफली थोड़ा सा मैं आपको सिखाऊंगा। अल्फा एमाइनो एसिड्स, पहले बोलो बेटा एमाइनो एसिड्स किन को बोलते हैं। Amino acids are the organic compounds containing amine group and carboxylic group। पहली बात, जिसमें दो ग्रुप्स होते, जिसमें amine group भी होता, carboxylic group भी होता। Now depending upon the relative position of NH2, depending upon the relative position, NH2 की relative position कहां पे है,
एमाइनो एसिड कितने टाइप्स के होते, मैं 3 लिखूंगा ज्यादा से ज्यादा। एमाइनो एसिड कैन बी अल्फा एमाइनो एसिड, इट कैन बी बीटा एमाइनो एसिड, and we can have gamma amino acid. We can have gamma amino acid. So अल्फा एमाइनो एसिड किसको बोलते हैं? आर के रेस्पेक्ट में, कार्बोक्सिलिक के रेस्पेक्ट में ये अल्फा पोजीशन पे जुड़ा है, तो दिस इज कॉल्ड अल्फा एमाइनो एसिड। कार्बोक्सिलिक के रेस्पेक्ट में ये NH2 को मैंने बीटा पोजीशन पे जोड़ा, सो we call this as beta amino acid, and when the NH2 group is attached to gamma position, so here we call this as alpha beta gamma, we call it as gamma amino acid. बट जो प्रोटीन्स होते हैं प्रोटीन्स अपॉन हाइड्रोलिसिस प्रोड्यूस ओनली अल्फा एमाइनो एसिड्स। तो जो हमारे प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन्स में जो एमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं वो सिर्फ अल्फा एमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं, वो सिर्फ अल्फा एमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं। सो अगर एमाइनो एसिड की बात करेंगे बेटा, कितने टाइप से? ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव पोजीशन ऑफ NH2 ग्रुप, वी हैव अल्फा एमाइनो एसिड, we have beta amino acid and we have gamma amino acids. तो अब प्रोटीन्स को जब हाइड्रोलिसिस करते हैं वहां पे सिर्फ अल्फा एमिनो एसिड्स मिलते हैं, जिनको हम रिप्रेजेंट करते फिशर प्रोजेक्शन में लाइक दिस, कार्बोक्सिलिक ऊपर और लेफ्ट साइड से रखते NH2, यहां पे कोई R ग्रुप रखते, that defines the type and classification of amino acid. This is the general representation of amino acid. एमाइनो एसिड्स जनरली ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं और इनकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन जो नेचुरली होती है दैट इज एल कॉन्फ़िगरेशन। एल कॉन्फ़िगरेशन यहां पे आर जो होगा वही डिफाइन करेगा टाइप। एक होता है न्यूट्रल यानी एल्फेटिक एमाइनो एसिड्स, एल्फेटिक एमाइनो एसिड्स। अब सारे तो यहां पे मैं डिफाइन नहीं कर सकता। अल्फा एमाइनो एसिड्स लाइक ग्लाइसिन, और यहां पे H होगा, यहां पे NH2 होगा, R के बदले यहां पे H, तो ये बनेगा ऑप्टिकली इनएक्टिव, दिस इज कॉल्ड ग्लाइसिन। ग्लाइसिन इज ऑप्टिकली इनएक्टिव क्योंकि इसमें कोई काइरल सेंटर नहीं होता। यू कैन हैव अल्फेटिक न्यूट्रल एमाइनो एसिड दैट्स कॉल्ड ग्लाइसिन के बाद यहां पे NH2 फिक्स, जब R होगा CH3, वी कॉल इट एज एलानीन, वी कॉल इट एज एलानीन। आपने ये पढ़ा होता बायो में, यू हैव वैलीन, जब R होगा आइसोप्रोपाइल, जब R होगा आइसोप्रोपाइल, ग्लाइसिन, एलानीन, वैलीन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, प्रोलीन, तो इनके स्ट्रक्चर जरूरी नहीं है बट एक दो के स्ट्रक्चर आप याद रखो। बट मेनली जो एमाइनो एसिड है बेटा, आप जानते हैं एमाइनो एसिड्स होते हैं एसिडिक नेचर के भी। सो एसिडिक एमाइनो एसिड्स, एसिडिक एमाइनो एसिड्स, so those amino acids which contain number of acidic groups more than the basic groups, like aspartic acid, एस्पार्टिक एसिड ये होते हैं नॉन एसेंशियल, आपने पढ़ा होगा बायोलॉजी में, एंड गिल्टोमिक एसिड। एस्पार्टिक एसिड, गिल्टोमिक एसिड, स्ट्रक्चर क्या होगा? कार्बोक्सिलिक एक ग्रुप फिक्स रहेगा, H फिक्स रहेगा, NH2 फिक्स रहेगा, यहां पे CH2 के बाद और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगेगा, दिस इज कॉल्ड एस्पार्टिक एसिड। एंड गिल्टोमिक एसिड कैसा होता? गिल्टोमिक एसिड कैसा होता बेटा, आप ऐसे याद कर सकते, तो गिल्टोमिक एसिड में बस एक कार्बन एक्स्ट्रा होता। सो दीज आर कॉल्ड एसिडिक एमिनो एसिड्स, जिनमें नंबर ऑफ एसिडिक ग्रुप्स मोर होते हैं एज कंपेयर टू द बेसिक ग्रुप्स, एंड दीज टू आर नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स। तो आप ये जानते हैं एसेंशियल क्या होते हैं? एसेंशियल एमिनो एसिड्स बेटा उनको बोलते हैं जो हमारे बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं एंड दे आर टेकन एक्सटर्नली थ्रू डाइट बिकॉज दे आर कॉल्ड एसेंशियल। नॉन एसेंशियल हमारी बॉडी में खुद सिंथेसाइज होते हैं।
उसके बाद बेसिक अमीनो एसिड होते हैं, बेसिक अमीनो एसिड, और भी होते हैं एरोमेटिक होते, बेसिक अमीनो एसिड्स। बट आप दो कम से कम याद रखो, एसिडिक अमीनो एसिड्स एंड बेसिक अमीनो एसिड्स। बेसिक अमीनो एसिड्स किनको बोलते हैं? जिनमें नंबर ऑफ NH2 ग्रुप्स यानी बेसिक ग्रुप्स ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू एसिडिक ग्रुप्स। लाइक वी हैव लाइसिन, आर्जिनिन, हिस्टिडीन, दीज आर बेसिक अमीनो एसिड्स। तो लाइसिन का स्ट्रक्चर अगर देखेंगे तो कुछ इस तरह होता है, यहां पर होगा CH2 4 बार और यहां पर होगा NH2 ग्रुप। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ लाइसिन, जहां पर NH2 ग्रुप ज्यादा है। आर्जिनिन, सो आर्जिनिन यहां पर होगा बेटा CH2 और यहां पे 3 टाइम्स, यहां पे एक गोनिडीन बेस जुड़ी होती है, दैट इज NH, C double bond NH, single bond NH2. So this is the structure of arginine. And we have histidine, we have histidine. तो हिस्टिडीन का स्ट्रक्चर बेसिक अमीनो एसिड, CH2 यहां पर एक रिंग जुड़ी होती है, 5 मेंबर रिंग, एंड दैट्स कॉल्ड इमिडाजोल रिंग। 5 मेंबर रिंग होती है जिसको हम इमिडाजोल रिंग बोलते हैं। This is called imidazole ring. So these are basic amino acids, lysine, arginine and histidine. बाकी आप जानते जितने भी हमारे पास अमीनो एसिड्स होते हैं वही एक प्रोटीन को कॉन्स्टिट्यूएंट करते हैं। प्रोटीन कैसे बनता है ये आपने बायोलॉजी में अच्छे से डिटेल में पढ़ा होता। अमीनो एसिड के बीच में बेटा एक पेप्टाइड बॉन्ड होता, एमाइड बॉन्ड फॉर्म होता। जैसे मैं आपको यहां पर एक एग्जांपल दिखाता हूं प्रोटीन कैसे बनता है। So proteins are basically called polypeptides. Polypeptides, मैंने एक अमीनो एसिड दिया आपको यहां पे CH, NH2, this is alanine, and this one is called glycine, C. तो इस C के पास NH2 होना चाहिए, CH2COH. We have 2 अमीनो एसिड्स। यहां पर क्या होगा इन 2 अमीनो एसिड के बीच में, इसका कार्बोक्सिलिक में यहां पर वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, आपको पता ही है कैसे बाहर निकलता है। सो जब एमाइड का नाइट्रोजन का लोन पेयर इधर पे अटैक करेगा, फिर वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, तो वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन पहला स्टेप होगा, फिर वाटर का एलिमिनेशन होगा। वो मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है, बस वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकालो। यहां पे एक एमाइड बॉन्ड फॉर्म होता है, दैट्स कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड, एंड दिस इज कॉल्ड डाइपेप्टाइड। जहां पे दिस इज कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड। तो पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। जो एमाइड बॉन्ड होता, 2 अमीनो एसिड से एक पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। इसी तरह बाकी सारे अमीनो एसिड भी सूक्ष्म जुड़ेंगे, वी गेट ए पॉलीपेप्टाइड्स। And polypeptides with more than 100 amino acids having molecular mass greater than 10,000 units, that's actually called protein. That's actually called protein. उसी को असल में प्रोटीन का नाम देते हैं। But there are some proteins like, हमारे पास कुछ प्रोटीन्स होते हैं जिनमें 100 से कम अमीनो एसिड्स होते हैं, बट दे हैव वेल डिफाइंड कन्फॉर्मेशन लाइक प्रोटीन्स। तो इंसुलिन इज द प्रोटीन, इंसुलिन इज द प्रोटीन दैट कंटेन्स ओनली 75 अमीनो एसिड्स और समथिंग, बस 5-10 मिनट लगेंगे। सो इंसुलिन में पूरे 100 अमीनो एसिड्स नहीं होते बेटा, बट still it works like a protein, it has well defined conformation, so it's also a protein. But general definition अगर देखेंगे प्रोटीन क्या होते हैं बेटा, they are actually called polypeptides which contain more than 100 amino acids and having molecular mass greater than 10,000 units, they constitute a protein.
देन इन बायोलॉजी आपके पास इंफॉर्मेशन होती है, प्रोटीन के स्ट्रक्चर हम डिफरेंट लेवल्स पे डिस्कस करते हैं, लाइक प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल, टर्शियरी लेवल एंड क्वाटरनरी लेवल। तो वो अलग बात है बेटा, वो आप जानते हैं। बट यहाँ पे प्रोटीन मेनली दो टाइप्स के होते हैं, एक को बोलते हैं फाइब्रस प्रोटीन, एक को बोलते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन। ये बिल्कुल इजी है बेटा, आप इनकी डेफिनेशन यहीं पे लिख सकते हैं। फाइब्रस प्रोटीन किसको बोलते हैं? याद रखना बेटा, जब आपके पॉलीपेप्टाइड चेन्स व्हेन दे रन पैरेलल टू ईच अदर, जब वो एक दूसरे के पैरेलल होंगे, पैरेलल होने के कारण दे फॉर्म थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, एंड व्हेन दे फॉर्म थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पॉलीपेप्टाइड चेन्स, we call the protein as fibrous protein, and fibrous proteins are water soluble, sorry water insoluble। ये water insoluble proteins होते, इसकी एग्जाम्पल केराटिन। तो केराटिन लिख सकते हैं आप बेटा, या आप इसमें लिख सकते हैं बेटा केराटिन एंड मायोसिन। Myosin, keratin and myosin are the fibrous proteins. Now what is globular protein? Obviously यहां पर भी बात है, आपके पास पॉलीपेप्टाइड चेन होगी, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण और किसी और रीजन के कारण वो कॉइल अराउंड होता, कॉइल अराउंड होने की वजह से वो क्या करता है, वो एक बेटा एक ग्लोबुलर लाइक स्ट्रक्चर में चेंज होता, और उसी प्रोटीन को हम ग्लोबुलर प्रोटीन बोलते। ये होता वाटर इनसॉल्युबल, सीधे इंफॉर्मेशन, एंड एग्जाम्पल इंसुलिन एंड एल्ब्यूमिन्स। सो दे आर कॉल्ड ग्लोबुलर प्रोटीन्स एंड फाइब्रस प्रोटीन्स। बाकी वाइटामिन्स क्या होते, ये एक टेबल दिया है। वाइटामिन आ सकता है बेटा आपके बोर्ड में, सिंपल क्वेश्चन, वाइटामिन आ सकता है या ऑब्जेक्टिव आ सकता। ऑब्जेक्टिव में क्या आएगा, आपके पास विटामिन दिया होगा, उसका केमिकल नेम पूछा जाएगा। ऑब्जेक्टिव में आपके पास विटामिन दिया होगा, उसकी डेफिशिएंसी डिजीज क्या होती है वो आपको याद करना पड़ेगा इस टेबल से। बट विटामिन्स एक्चुअली क्या होते हैं, ध्यान देना, अच्छे से सुनना। विटामिन्स आर बेसिकली द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं विच आर रिक्वायर्ड इन द स्मॉल अमाउंट्स इन अ डाइट, जो हमें डाइट के थ्रू लेने पड़ते हैं बेटा इन स्मॉल अमाउंट्स, in order to perform the biological functions for the optimum growth and maintenance of the life. So organic compounds जो हमारे बॉडी में चाहिए स्मॉल अमाउंट्स में, तो हमारी बॉडी को फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, ऑप्टिमम ग्रोथ के लिए बेटा ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। दीज आर कॉल्ड विटामिन्स। और ये विटामिन दो टाइप्स के होते हैं, एक को बोलते हैं फैट सॉल्युबल, ये फैट सॉल्युबल भी हो सकते हैं, आप लिखेंगे, मैं थ्योरी में बोलता हूं, बोर्ड के लिए करना है आपको। फैट सॉल्युबल किनको बोलते हैं? अरे जो सॉल्युबल होंगे ऑयल्स एंड फैट्स में, विच आर सॉल्युबल इन ऑयल्स एंड फैट्स बट इनसॉल्युबल इन वाटर। तो इसमें आते हैं ए, डी, ई, के। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, दे आर कॉल्ड फैट सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल भी आप याद करेंगे, वाटर सॉल्युबल भी आप याद करेंगे। वाटर सॉल्युबल विटामिन्स क्या होती है, विच आर सॉल्युबल इन वाटर एंड इनसॉल्युबल इन फैट एंड ऑयल। एग्जाम्पल विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है ना, एंड सी। और बी कॉम्प्लेक्स में आपको B12 जो होता, एक्सेप्ट इसको छोड़ के, दे आर एक्सक्रीटेड थ्रू यूरिन, एंड ये वाटर सॉल्युबल विटामिन्स हमें डाइट के थ्रू बेटा रेगुलरली लेने पड़ते हैं, एक्सेप्ट विटामिन B12, बाकी सारे एक्सक्रीट हो जाते हैं थ्रू यूरिन। सो अब इन विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से कुछ डिजीज होते हैं, वो आप यहां पे टेबल दिया है, आप याद रखेंगे। जैसे कि विटामिन ए की अगर डेफिशिएंसी होगी, उससे जो डिजीज होती है ज़ीरोफ्थाल्मिया, दैट इज हार्डनिंग ऑफ कॉर्निया ऑफ आई, या होती है उससे नाइट ब्लाइंडनेस। आप यहां पे विटामिन B1 थायमीन जिसको बोलते हैं, इससे होती है बेटा बेरी, या इससे चीलियोसिस होती है। तो आप याद रखेंगे विटामिन B2 राइबोफ्लेविन जिसको कहते हैं, इसमें क्या होता है बेटा, इसी में होती है चीलियोसिस। आपके पास विटामिन B6 पायरोक्सिन, इससे कन्वल्शंस होते हैं अगर इसकी डिफिशिएंसी होगी।
यू हैव विटामिन B12 जिसका केमिकल नेम साइनोकोबालामीन होता है, इससे होती है पर्निशियस एनीमिया। जैसे विटामिन C एस्कॉर्बिक एसिड केमिकल नेम, इससे स्कर्वी होती, ब्लीडिंग गम्स। जैसे विटामिन D, इससे होता बेटा रिकेट्स। जैसे आपके पास विटामिन E होता है, जिससे बेटा इंक्रीज्ड फ्रैगिलिटी ऑफ आरबीसीज एंड मस्कुलर वीकनेस होती है। विटामिन K increased blood coagulating time. So these are vitamins. These are two types of vitamins, fat soluble, water soluble. Example याद रखना ऑब्जेक्टिव के लिए बेटा। यहां पर vitamins का केमिकल नेम दिया और उनकी डिफिशियंसी डिजीज क्या होती है। उसके बाद आपके पास बेटा, आप ये जानते हो बायोलॉजी में आप इसके महान होते हो, आपको ये इस पे बहुत अच्छी नजर होती है बायोलॉजी में, इसी में आप ज्यादा चर्चा करते हो। न्यूक्लिक एसिड्स, यानी वहां पे एक क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड, व्हाट इज न्यूक्लियोसाइड, ये कुछ टर्म्स आ सकते हैं वहां पे, तो आप उनको जानते हो। न्यूक्लियोटाइड स्किन को बोलते हैं, न्यूक्लियोसाइड स्किन को बोलते हैं। वहां पे आपको क्वेश्चन आ सकता है बेटा, डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए, तो आप इसमें बड़े माहिर होते हैं बायोलॉजी में बेटा। डीएनए और आरएनए के बीच में 3 डिफरेंसेस बोलो। आपको पता है डीएनए मींस डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ये होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। फिर डीएनए में आपको पता ही है बेटा कौन कौन सी बेस होती है। डीएनए में आपके पास होती है बेटा एडेनिन, गोनिन, साइटोसिन, थायमिन, है ना। तो आपके पास जो आरएनए है उसमें कौन सी बेस होती है, एडेनिन, गोनिन, साइटोसिन और यूरेसिल आ जाती है वहां पे। तो डीएनए में होता है डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, आपको जानते हैं, वाटसन एंड क्रिक मॉडल वो आपने पढ़ा होता, और वो होता है जनरली सिंगल स्ट्रैंड आरएनए। तो यहां पर कुछ बेसिस का स्ट्रक्चर भी दिया है जो आपके न्यूक्लिक एसिड में यूज होता है, प्यूरिन बेस, पायरिमिडीन बेस। आपके पास प्यूरिन बेसिस 2 होते हैं, ये ऑब्जेक्टिव के लिए आ सकते हैं बेटा। एडेनिन है आपके पास गोनिन है, और आपके पास पायरिमिडीन बेसिस, साइटोसिन, थायमिन एंड यूरेसिल। डीएनए आरएनए के बीच में 3 डिफरेंसेस याद करना काफी इजी, जो मैंने बोले हैं आप वो लिख सकते हैं बेटा। तो बाकी ऑलमोस्ट न्यूक्लिक एसिड्स पे यही क्वेश्चन आएगा आपको, डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए, या टर्म्स आ सकते हैं। न्यूक्लियोसाइड किसको बोलते है ना, जब एक शुगर मोइटी को एक पेंटो शुगर जुड़ता है, वी कॉल दैट एज न्यूक्लियोसाइड। और जब उस न्यूक्लियोसाइड को 5 प्राइम पे एक फॉस्फोरिक एसिड का ग्रुप जुड़ता है, वी कॉल दैट न्यूक्लियोटाइड। फिर हमें पता है बेटा ये जो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, जैसे कि डीएनए वो बनता है न्यूक्लियोटाइड के जुड़ने से, 3 प्राइम 5 प्राइम पे बनता है फॉस्फोडाइएस्टर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, सॉरी फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनता है वहां पे। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपने पढ़ी होती, आई कैन टेल यू स्ट्रक्चर बेस्ड। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए, या एडेनिन बेस कितने होते, या प्यूरिन बेस कितने होते, एडेनिन एंड गुआनिन। पायरिमिडीन बेसिस कितने होते, 3, साइटोसिन, थायमिन, यूरेसिल, इनका स्ट्रक्चर तो यहां पे लिखा है। इट्स वेरी इजी। तो इसके बाद हमारे पास बायोमोलिक्यूल में आई थिंक इतने ही क्वेश्चन डिस्कस करने के लायक थे, और जो बोर्ड में आपसे पूछे जाते हैं। सो हियर वी फिनिश द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर द बोर्ड एग्जाम। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।